हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इसके पहले वर्ण विचार में हम आप सबों को पढ़ाए थे और स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ऊष्म व्यंजन तक आप सबों को बताए। आज वर्ण विचार पार्ट 2 में हम आप सबों को ऊष्म व्यंजन से आगे की चीज बताने वाले हैं। देखिए आप सब वर्ण विचार पार्ट 2। देखिए वर्ण विचार पार्ट 2 में वर्ण से ही रिलेटेड, वर्ण से ही संबंधित बातों को हम बच्चों आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ण विचार में जब वर्णों का अध्ययन करते हैं तो अयोगवाह तो बच्चों अंग यानी अनुस्वार और अह को यानी विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवाह। क्यों अयोगवाह कहते हैं? क्योंकि वे न तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन। स्वर के बारे में आप जानते हैं कि स्वर वर्णों को उच्चारण के लिए दूसरे के सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो दो वर्ण हैं अंग और अह, इसमें अंग ग आ रहे हैं और इसमें अह ह आ रहा है, जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये स्वर नहीं है। अब बारी व्यंजन की आती है तो व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ली जाती है, परंतु स्वर वर्ण व्यंजन के उच्चारण के पीछे चलते हैं, जबकि ये दो वर्ण हैं जिनमें व्यंजन से पहले स्वर आ जाता है, जबकि व्यंजन में पहले व्यंजन और बाद में स्वर आते हैं। जैसे क तब अ, क ख, लेकिन यहां वैसा नहीं, उल्टा है। अंग पहले अ तब ग, अह पहले अ तब ह, इसलिए ये पूर्णतः व्यंजन भी नहीं है। यानी ये दो वर्ण ऐसे वर्ण हैं अंग और अह जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन, इसलिए अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप अयोगवाह? अयोगवाह किसे कहते हैं? अब है संयुक्त व्यंजन की बारी। तो दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन वर्ण बने हैं उनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, तो छ दो व्यंजन के मिलने से बने हैं, एक क और दूसरा स। उसी तरह त्र, तो ये भी दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, एक त और दूसरा र। बच्चों ज्ञ की बारी आती है तो ज्ञ भी दो व्यंजन के मिलने से बने हैं, एक ज और दूसरा य। ज और दूसरा य। अब बारी है स्र की, तो स्र भी दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं और वे हैं स और र। तो स और र मिलकर क्या बनता है? स्र। तो ये चार जो हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र,
ये 4 संयुक्त व्यंजन है और इसमें 2 वर्ण हैं जो अयोगवाच। अब जो है हम लोग द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में जानेंगे। द्विगुण व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं कि 2 ऐसे व्यंजन है हमारी वर्णमाला में जो 2 गुण रखते हैं, जो 2 गुण रखते हैं, जो 2 गुण रखते हैं। एक लिखे जाते हैं ड और ये नुक्ता लग जाने पर पढ़े जाते हैं र। लिखे क्या जाते हैं ड और ये नुक्ता लगाने से इनको पढ़ा जाता है र। जैसे पेन, पेन। उसी तरह ये है लिखे जाते हैं ढ। क्या लिखे जाते हैं ढ, लेकिन यहां नुक्ता लग जाने से इनको पढ़ा जाता है ढ। जैसे पढ़ना, तो इस तरह ये 2 गुण वाले व्यंजन हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। साथ ही इस व्यंजन के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर और झटके से नीचे आती है। ये दोनों व्यंजन के उच्चारण में जीभ जो है ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है और इसलिए इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। अब इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। अब कैसे 52 है एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण जो है वो 11 है। कैसे 11 है? तो हरा स्वर है 4। हरा स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ है 7। दीर्घ कितने हैं? 7। तो 7 और 4, 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो स्वर वर्ण की संख्या हो गई 11। कितने हो गए बच्चों स्वर वर्ण? 11। अब जो है व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण जो है उसकी कुल संख्या होती है 33। कैसे 33 होती है? तो स्पर्श हो गया 25, अंतःस्थ हो गया 4 और ऊष्म हो गया 4। अब 5 4 9 4 13 का 3 हासिले 2 1। यानी ये तीनों व्यंजन वर्ण मिलकर कितने वर्ण हो गए? 33। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या हो गई 33। बच्चों याद रखिएगा स्वर कितने हो गए? 11 और व्यंजन हो गए 33। अब जो है व्यंजन के बाद बारी आती है अयोगवाह। तो स्वर हो गए थे कितने? स्वर थे 11 और व्यंजन थे कितने? 33। और अयोगवाह हो गए 2। संयुक्त व्यंजन आपने देखा है 4 छात्र ज्ञ और स्र। अयोगवाह 2 है अंग और अ। द्विगुण व्यंजन जिसको हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन र और ढ, ये हो गए 2। और इस तरह आप सबको जोड़ लेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 का 2 हो गया। हासिल 1 1 2, 2 और 3 5। और इस तरह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 हो गई। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52। अब हम लोग वर्णों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर देखेंगे। देखिए बच्चों
वर्णों का वर्गीकरण अलग अलग आधार। तो हिंदी व्याकरण में वर्णों का जो वर्गीकरण है वह कंपन के आधार पर, हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो जो कंपित होती हैं तो उसके कंपन के आधार पर जो है हम लोग दो भागों में वर्णों को बांटते हैं। हिंदी व्याकरण में ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है और वे दो भाग हैं अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण या इसी को घोष वर्ण भी कहते हैं, इसी को घोष वर्ण भी कहते हैं। तो ये दो भागों में जो है स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों को बच्चों हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो हम देखते हैं अघोष वर्ण क्या है और सघोष वर्ण क्या है। तो अघोष वर्ण को देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है बल्कि उन्हें उच्चारण करने में हमारे केवल श्वास का उपयोग होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता बल्कि उसके उच्चारण में हमारे श्वास का केवल उपयोग होता है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। अब देखिए कौन कौन से हैं अघोष वर्ण, तो देख लीजिए अघोष वर्ण कौन कौन है। तो अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे क ख पहला दूसरा हो गया, च छ पहला दूसरा, ट ठ पहला दूसरा, त थ पहला दूसरा, प फ पहला दूसरा। साथ ही तीनों स, तालव स, मूर्धन्य स और दंत स, ये इतने जो है वो अघोष वर्ण है। ये 13 जो है अघोष वर्ण है। गिन दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहे 3, तो 13 अघोष वर्ण है। इसमें एक और हम लोग जोड़ सकते हैं, इनको भी अघोष में ही हम लोग रखेंगे या अभी इनको रहने दिया जाए, इसको आगे पढ़ते हैं। तो ये है 13 अघोष वर्ण। अब बारी है घोष वर्ण की। तो देखिए घोष वर्ण क्या है। घोष वर्ण की बारी है। तो सघोष वर्ण कहिए या घोष वर्ण कहिए, बात देखिए। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष में आपने पढ़ा कि कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं घोष वर्ण में कि स्वर तंत्रियों में कंपन क्या है? होता है। उन्हें हम लोग घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। साथ ही ऐसे वर्णों के उच्चारण में गुंज पैदा होती है। क्या होती है? गुंज पैदा होती है, बोलने में गुंज पैदा होती है। तो ऐसे वर्ण को हम लोग घोष वर्ण या सघोष
घोष वर्ण कहते हैं। अब देख ले कौन कौन से हैं घोष वर्ण। तो घोष वर्ण कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। प्रत्येक का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो तीसरा चौथा क्या होगा? पांचवा। तो क ख को छोड़ दिया जाए तो ग घ अंग, च छ को छोड़ दिया जाए तो ज झ य, ट ठ को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ड ढ और न, ड ढ न। अब त थ को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? द ध और न। प फ को छोड़ दिया जाए तो ब भ और म। ठीक है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन का चारों य र ल व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन का जो है, ऊष्म व्यंजन का ह, ऊष्म व्यंजन का ह और सभी स्वर अ से औ तक, यानी 11 स्वर। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि घोष वर्ण हैं कितने। तो हम लोग गिनती गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर से हो गए। स्पर्श से हो गए कितने? स्पर्श व्यंजन में से आ गए 15। अंतःस्थ, अंतःस्थ से आ गए 4। ऊष्म से आए 1 और स्वर से आ गए 11। यानी कुल घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 का 1 2 और 1 3। यानी कि घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। देख लिए घोष वर्ण कितने हैं? 31। बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि कंपन के आधार पर जो यह वर्गीकरण हमने आपको आज पढ़ाया है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसको बहुत सावधानी से और बारीकी से आप इसका अध्ययन करें। अब दूसरे आधार पर हम लोग वर्णों को देखते हैं। तो अब है कि हिंदी व्याकरण में वर्णों को उनके उच्चारण में लगने वाले, कौन सी के आधार पर? श्वास के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले श्वास, श्वास यानी जो अंदर से अंतःवायु है, अंदर से जो अंतःवायु आती है और जिसके चलते उच्चारण होता है, उस वायु की मात्रा के आधार पर हम फिर 2 भागों में बांटते हैं वर्णों को। एक का नाम है अल्पप्राण और दूसरे का नाम है महाप्राण। तो बच्चों किस आधार पर बांटते हैं इसको एक बार फिर देख लें। उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर हम वर्णों को 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग अल्पप्राण कहते हैं और दूसरे को महाप्राण कहते हैं। बच्चों अब अल्पप्राण को देखिए कि अल्पप्राण क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा में, वायु जो है वह कम मात्रा में बाहर निकलती है। जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो अंतःवायु कम मात्रा में बाहर निकलता है। अंतःवायु क्या होता है? कम मात्रा में बाहर निकलती है और
हकार जैसी ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको जब हम अंग्रेजी में के से क, के से ख पढ़ते हैं तो के क्या लगाते हैं? एच। ग के लिए क्या लिखते हैं? GH। घ के लिए क, ख, क तो हो गया। अब जो है ख, ग में नहीं लगाते हैं। ग में जो है हम लोग नहीं लगाते हैं एच, तो फिर कहां लगाते हैं? घ में। तो ये एच जहां लगता है मतलब उसमें हकार की ध्वनि, और जिसमें एच नहीं, जैसे क में एच नहीं लगाते, ए लगता है, ग में ए लगाते हैं, लेकिन एच नहीं लगाते। तो जिसमें एच लगाते हैं समझिए उसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, और जिसमें एच नहीं लगाते हैं उसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो अल्प प्राण का कहना है कि हमारे वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, यानी ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। कौन होंगे? तो ऐसे वर्ण होंगे जिसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अब कौन कौन है अल्प प्राण? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग तथा सभी अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये जो है वो अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प प्राण है। देखिए अल्प प्राण को और डिटेल, तो पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क्या होगा? क होगा, तीसरा ग होगा, पांचवा अंग होगा। उसी तरह पहला च होगा, उसके बाद तीसरा और पांचवा। वैसे ही पहला हो गया ट, ड, न, उसके बाद त, द, न, उसके बाद प, ब, म। ये हो गए स्पर्श से, स्पर्श व्यंजन से इतने हो गए। और अब जो है इसमें कह रहा है तथा सभी अंतःस्थ। तो अंतःस्थ कौन है? य, र, ल, व। अब ये अंतःस्थ हो गए। और अब कहता है सभी स्वर। तो सभी स्वर का मतलब हो गया अ से औ तक, अ से औ तक। और एक और जान लें, द्विगुण व्यंजन का जो र है, यानी ड के नीचे जो ऐसे लगाते हैं, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। ये भी जो है अल्प प्राण में आते हैं। तो अब अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? गिन लिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 ये हो गए और 11 हो गए स्वर। तो 19 और 11 30 और एक ये आ गए, यानी 31। कितने हो जाएंगे? 31। 30 तो इनको छोड़कर था, लेकिन इनको ले लिया जाए तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी? अल्प प्राण के वर्णों की संख्या हो जाएगी बच्चों
31। कितनी हो जाएगी? 31। ये है अल्पप्राण। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। महाप्राण तो देखिए, महाप्राण में, अल्पप्राण में हम लोगों ने कहा कि वायु कम मात्रा में निकलती है और हकार जैसी ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। ठीक इसका उल्टा इसमें होगा, यानी महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है और इसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए परिभाषा में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है और उच्चारण में हकार यानी एच लगता है अंग्रेजी जब लिखेंगे, हकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। अब जो है महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। तो क के बाद क्या आएगा? ख और भ। च के बाद छ और झ। फिर ट के बाद आएगा क्या? ठ और ढ। ढ आ गया। उसके बाद थ और ध। फिर आएगा फ और भ। ये हो गए स्पर्श से, ये हो गए स्पर्श से। और सभी उष्म इसी में आएंगे। तो उष्म में क्या आ गया? स और ह। ये जो है महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है तथा इसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इनकी कुल संख्या कितनी है बच्चों? देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनकी कुल संख्या है 14। एक इसमें और प्लस करते हैं हम लोग, और वो होगा पढ़ना व ढ, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का जो ये ढ है, ये भी महाप्राण में ही रखे जाएंगे, इसलिए संख्या बढ़कर हो जाएगी 15। यानी महाप्राण में वर्णों की कुल संख्या 15 है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। वर्ण विच्छेद देख लेना जरूरी। तो ये वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग करना। वर्ण मीन्स वर्ण, यानी शब्दों में कोई शब्द दिया जाए और उस शब्द जिन जिन वर्णों से मिलकर बने हैं उन वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाए, तो इसी को हम लोग वर्ण विच्छेद कहें। यानी किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बच्चों एक शब्द है कलम, तो हमने लिखा क जोड़ अ, फिर ल जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ। अब इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कलम। क्या बनेगा बच्चों? कलम। तो जब हम जोड़ते हैं, ये जोड़कर जब कलम बनाए तो इसको हम लोग कहेंगे, ये जोड़ने को हम लोग कहते हैं
वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन। और जब इनको तोड़ते हैं शब्द को और इस रूप में लिखते हैं तो इसको हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद। तो तोड़ने को वर्ण विच्छेद और जोड़कर फिर शब्द बनाए तो जोड़ने को वर्ण संयोजन कहते हैं। अब हम लोग वर्ण विचार में एक चीज जो बहुत ही जरूरी है वो अभी बाकी है और उसको हम आपको बताने जा रहे हैं, और वह है वर्णों के उच्चारण स्थान। हमारे मुखमंडल में हमारी जितनी भी वाक् इंद्रियां हैं, स्वर तंत्रियां हैं, उन सब के परस्पर सहयोग से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन हर वर्ण को उच्चारण जब हम करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कौन सा अंग जो है उस उच्चारण के लिए उत्तरदायी होता है, किस स्थान से वह उच्चारित होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो उच्चारण स्थान जो है लेते हैं वो कंठ। तो कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण करते हैं? तो अ का, आ का, क का, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसलिए इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। तालु से हर्ष की, दीर्घ, च, छ, ज, झ, ञ, य और स, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ताल। इसलिए इन वर्णों को हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। और मूर्धा का उच्चारण स्थान है, इससे री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और स का उच्चारण करते हैं। इसलिए इन वर्णों को हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। अब जो है दंत से तो त, थ, द, ध, न, ल और दंत, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत। इसलिए इन वर्णों को हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। अब है हर्ष, दीर्घ, प, फ, ब, भ, म, तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसलिए इन वर्णों को हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। अब है अंग, य, न, म और अनुस्वार। इनका उच्चारण स्थान है नासिक। इसलिए इन वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिकीय वर्ण। अब है ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। तो इन वर्णों को हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण। अब बारी है ओ और औ की। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान है बच्चों कंठ और ओष्ठ दोनों। इसलिए इन दोनों वर्णों को हम लोग कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य वर्ण। अब बच गया है व। तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। इसलिए व को हम लोग दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। बच्चों एक चीज जान लें कि अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस व को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से व का उच्चारण स्थान कौन है? क्योंकि वह एक लौता वर्ण है दंतोष्ठ्य का, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो उत्तर होगा दंतोष्ठ्य। वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ दोनों है, दंत, इसलिए दंतोष्ठ्य कहलाते हैं, दंतोष्ठ कहेंगे। अब जो है बच्चों वर्ण विचार में
फिलहाल इतना ही। और भी इसके आगे की जो भी चीजें हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।